और हम इतने कुंठित हैं। इसलिए आपको अगर कुछ चीजें नहीं पता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता हो, इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि किसी चौराहे पे, किसी पुलिया पे कोई भी मिल जाए, किसी वक्त भी मिल जाए, आपके तर्कों में, आपकी लॉजिक में, आपके रेफरेंस के अंदर इतना मजबूत रिसर्च होनी चाहिए कि आप बोलें तो भले ही आपकी बात आपका दुश्मन हो, लेकिन आपकी बात को काट ना सके। संविधान सभा के अंदर बहस हुई। बहस के बाद आर्टिकल 14 आया और 14 में कहा गया कि देश का हर नागरिक बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई मजहब के नाम पे नहीं है, जाति के नाम पे नहीं है, इलाके के नाम पे नहीं है। यह हुआ और धारा 14 आपके संविधान में जोड़ी गई। लेकिन उसी वक्त मौलाना आजाद, जिसका असली नाम मौलाना आजाद नहीं है, जिस झूठे ने अपना नाम बदल रखा था क्योंकि उसकी पहचान कुछ और थी, वो छुपी रहती है। मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि एक महिला, नई रोशनी, नए ख्यालों की एक महिला भारत की शिक्षा मंत्री बनी। हम इतने डरपोक और कायर समाज के लोग हैं, उस महिला के पीछे पड़ गए, मीडिया पीछे पड़ गया कि अरे ये तो मैकडोनल्ड के अंदर पोछा लगाती थी, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे शिक्षा मंत्री कैसे बना दिया, जबकि वो ग्रेजुएट है। और अगर आप मुझसे पूछें, न मैं उस महिला से मेरी कोई निजी जान पहचान है, लेकिन हमको किसी के अच्छे कामों को उसके पीठ पीछे तारीफ करने में संकोच क्यों होता है भाई? जितने टेन्योर तक वो रही, बेहतरीन काम किया शिक्षा मंत्रालय में, बेहतरीन काम किया। लेकिन आपने जिस 2015-16 की शिक्षा मंत्री की डिग्री के बारे में इंक्वायरी की, कभी देश के पहले शिक्षा मंत्री की पैदाइश कहां थी, कहां जन्म हुआ था, पूरा नाम क्या था, कहां पढ़ा था, इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि रेडीमेड बना, हमने खा लिया। जो शख्स भारत में पैदा नहीं हुआ 1888 में, जो भारत के अंदर गज़वाए हिंद का हिस्सा था, जो खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा था, उसकी शार्पनेस से आप पता नहीं कर पाए और वो अपना काम करके चला गया। इसलिए किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, उसका पूरा नाम क्या है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है। आजकल नाम की चर्चा बहुत होती है कि नाम छुपा लिया, नाम बताया नहीं, पूरा नहीं बताया। उसका पूरा नाम उसकी अपनी किताब में लिखा हुआ है। उसका पूरा नाम है मौलाना सैयद अब्दुल कलाम गुलाम मुइनुद्दीन अल हुसैन अहमद आजाद। इंची टेप से नापिए, उसका असली नाम यह था। लेकिन उसकी बैकग्राउंड ना पता चले, इसलिए मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद। वो आदमी किसी स्कूल में नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा इस देश में कि भारत के शिक्षा मंत्री की पहले की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, कि जब भारत आजाद हुआ, आजादी मिली, तो उस वक्त एक बेवकूफ आदमी को, एक जाहिल आदमी को, जो जिना के बचे हुए एजेंडे को भारत में पूरा कर रहा था, कोई विजनरी नहीं मिला। उस आदमी ने, रफी अहमद किदवई ने और तमाम मुसलमान लीडरों ने आर्टिकल 14 के बाद फूल वाले चचा से कहा, और चचा बड़े भावुक रहते थे, उनके शौक ऐसे थे अल्लाह जाने। उनसे कहा, वहीं पटेल खड़े थे, वहीं के मुंशी खड़े थे, वहीं बी आर अंबेडकर खड़े थे। हम जिस दिन भी सरनेम से, किसका सरनेम क्या है, इसलिए हमें उसके बारे में क्या बोलना है, यह समाज इससे जिस दिन बाहर आ जाएगा, आपको अपने असली हीरो पहचानने लगेंगे।
उस मक्कार ने क्या कहा मैं वर्बेटम बताना चाहता हूं आपको, और पूछिएगा किसी से। यह कहा कि देखिए पाकिस्तान में जहां मुसलमान बहुमत में हो गए थे, हजारों हिंदुओं की औरतों का रेप और मर्डर सड़कों पे हो रहा था, उनकी लाशें हिंदुस्तान आ रही थी ट्रेन से। मक्कार को देखिए, उसने आपकी लाशों का भी सौदा अपने हिस्से में कर लिया और यह तर्क दिया कि आर्टिकल 14 तो है, लेकिन पंडित जी ये जो लाशें आ रही हैं हिंदुस्तान, क्योंकि वहां मेजॉरिटी मुसलमान है, वो हिंदुओं को मार रहे हैं, हम इससे बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा दुख है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे। ये मक्कारों ने माहौल बनाया, जैसे अभी बनाया था, लेकिन अभी बनाया तो सुनी नहीं उसने, क्योंकि दूसरा है इस वक्त दिल्ली में। उसने कहा अगर तुम्हें यह डर लगता है तो यह डर अच्छा है, लगते रहना चाहिए। तो उस वक्त के लोगों ने क्या किया कि जब उन्होंने ये पूरी बात कही तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने पंडित जी से क्या कहा, यह कहा कि ये लाशें जो आ रही हैं हम इससे विचलित हैं, हमें डर लगता है। और डर क्या लगता है कि देखिए भारत में विभाजन के बाद यहां तो 90% हिंदू है और यहां बहुत कम मुसलमान हैं, और हम तो अपनी चॉइस से पाकिस्तान नहीं गए, हम यहां रहना चाहते हैं। कहीं भारत का बहुसंख्यक समाज वैसा ही न करे जैसे पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ कर रहा है। अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ हमने किया नहीं, लेकिन इस डर के माहौल को इस तरीके से आपने रखा, इसलिए हमें कुछ स्पेशल धाराएं दीजिए जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन हो सके। उसमें बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 14 में जब सब बराबर हैं तो फिर स्पेशल की क्या जरूरत है। लेकिन फूल वाले चाचा रुक गए। के एम मुंशी ने मने किया, बी आर अम्बेडकर ने मने किया, और सरदार पटेल तो इधर की तरफ इधर देखने लगे। उन्होंने तो जवाब भी देना बेहतर नहीं समझा, लेकिन चचा ने दबाव बना करके भारत के संविधान में आर्टिकल 30 जोड़ दिया। पहला डिस्क्रिमिनेशन, पहली बार आजाद भारत का संविधान जिसे सेकुलर बनाया गया था, जिस पे लंबी चर्चा के बाद बना, उसके पैदा होते ही उसे आपने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में बांटा। और फिर यही नहीं रुके, आपने कहा कि आपको अपने मजहब की तालीम देने के लिए अलग से मदरसे की छूट है, आप उसमें जो दिल चाहे पढ़ाना चाहे पढ़ें, लेकिन यह छूट बहुसंख्यक को नहीं है। तो जिस संविधान के लोग दुहाई देते हैं, कभी उस पर ढंग से चर्चा तो करें। यही संविधान कहता है कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, यही कहता है। हम भी मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके खामोशी, और आप यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, आप कांग्रेस में हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, आपने पार्टियों को अपना मजहब समझ लिया। यह समझ लिया कि यही पार्टी हमारी आस्था है, यही हमारी विश्वास है, यही पार्टी हमारी संस्कृति है। तो आपके समझने से हुआ यह कि आपको बिना बताए खुल्लम खुल्ला सब कुछ हुआ, लेकिन आप बोले नहीं। आप पिट रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप उफ तक नहीं कर रहे, रो भी नहीं रहे, चिल्ला भी नहीं रहे। भाई रो तो सकते थे, सरकार क्या करती नहीं करती बात की बात है, लेकिन अपने 4 पड़ोसियों को बताते यार ऐसा हो गया है, 100, 200, 500 लोगों को बताते, फिर वो एक मूवमेंट बनता। आज यही मूवमेंट तो है, हजारों की गिनती में आप बैठे क्यों हैं यहां? कौन कहता है कि मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता? ये जितने भी आए हैं शुद्ध सनातनी हैं, कौन कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा भी स्वार्थ था कि आप ही मूर्ख बने रहें। आप यादव बने, आप ठाकुर बने, आप पटेल बने, आप कड़वा पटेल बने, आप तिलवा पटेल बने, आप सब कुछ बने। हिम्मत नहीं थी उस समाज के लीडरों में, ठेकेदारों में,
कि वो किसी दूसरे से कहते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के 72 फिरके हैं, पहले हम जरा इनको बांट के देखते हैं। उनको बांटने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप बंटने के लिए तैयार थे और आपके लोग आपकी कमजोरी को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दिया। मेरे 2 मंत्री, मेरे 4 मिनिस्टर, मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, मेरा कास्ट का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा, मैं दुश्मन से मिलकर इसे निपटा दूंगा चाहे कुछ हो जाए। इस बीमारी से नहीं निकले। इसलिए एक नहीं, आपकी चुप्पी ने इस राष्ट्र को गर्त में गिराया है, उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार।